This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः माघ शुद्ध षष्ठी दिनांक 18 फेब्रुवारी 2021 माधव निदान मधुकोष्ठिका सामने रामदोष शंखं चक्रं जलैकां दततमृतघटं चारुदौर्भिश्च दुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शरतपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्यं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। त्रिवारम् ओङ्कारः क्रियते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रोतोरोधफलभ्रंश गौरवानिलमूढताः आलस्यापत्तिनिष्ठीव मलभेदारुचिक्लमाः। तो मल संग ये भी पाठभेद है। मल भेद भी हो सकता है, मल संग भी हो सकता है और ज्यादातर मल संग ही दिखाई देता है। और दोष है सीसीटीवी बंद पण केला है, आवाज कंटिन्युअस येते आहे, 4-5 वेळा बंद केला आहे, खासदार उघडायला पण लक्ष आहे। मलसंगारुचि क्लमाः अरुचि और क्लम लिंगम मलानाम सामानाम, ये साम मल साम दोष का लक्षण है। निरामाणाम विपर्ययः, और निराम दोष का इसके विपरीत इस प्रकार का होता है। तो जैसे मैंने कहा कि आम अगर अलग निर्माण होता है और दोषों से जुड़ जाता है, वो दोष धातुओं में आश्रय लेते हैं, तो एक अलग चीज होती है। लेकिन अजीर्णे तु भुंजानस्य इसके जरिए जो निर्मिति होती रहती है वो अधूरी निर्मिति इस प्रकार की हो जाती है। और जैसे कि ल्यूकेमियाज में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है तो उस प्रकार की अगर निर्मिति होती रहती है और एबनॉर्मल बॉडी टिश्यूज डेवलप होते हैं, तो ये काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है। जो निर्माण हुआ है उसके लिए तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे, वो अपने आप मिट जाएंगे अपने आयुष खत्म होने पर। लेकिन नया निर्माण जो है
वो हमारे हाथ में हो सकता है, तो उसके लिए प्रयास करते रहने चाहिए। ये सबसे अहम इसमें मुद्दा है। वायुस्सामो विबंधाग्नि साधा तंत्रांतर पूजने ही वेदना शोथ निस्तोध ही क्रमशः वाणी पीड़े। हाँ, अभी हर दोष के सामता के लक्षण ये भी बताते हैं। तो सामवायु अगर है तो विबंध, अग्निसाद, तंद्रा, आंत्रकूजन, वेदना, शोथ, निस्तोध, इनसे क्रमशः अंगानी पीड़े। जैसे कि आमवाद में दिखाई देता है, आज ये संधि जकड़ गया, कल दूसरा संधि जकड़ गया, तीसरा जकड़ गया, इस प्रकार से। तो क्रमशः अंगानी पीड़े विचरित युगपच्चापि गृह्णाति कुपितो वृषं। वृषण कुपित, अगर बहुत ही ज्यादा प्रकुपित है तो विचरित युगपच्चापि गृह्णाति, तो ये संचार करता रहता है और पकड़ता भी है। एक एक ही समय में सभी संधि को, जुड़ों को पकड़ लेता है। स्नेहाद्यर वृद्धि मापनोति सूर्य मेघोदय, स्नेह इत्यादि से वृद्धि हो जाती है इसकी, और सूर्य मेघोदय निशि। तो सूर्य से, मेघ के उदय से और निशि रात्रि में इसकी वृद्धि हो जाती है। वास्तव में सूर्य से वृद्धि होने का चांस नहीं है, लेकिन कफ या फिर पिच्छलत्व, आम, ये अगर पिघल जाए तो उससे भी उसमें बढ़ोतरी इस प्रकार की होती है। जब अभ्राच्छादित मेघ आ जाते हैं तो भी वृद्धि होती है, खास करके तमक श्वास में ये काफी दिखाई देता है। और निशी, रात्रि में, जबकि वातावरण ठंडा है और दिवा प्रबोधते अर्केण हृदय कुंडलीकवत्, ऐसी दिवा की स्थिति रहती है, लेकिन रात में संकुचित हो जाते हैं सभी भाव, तो उस समय में ये बढ़ जाता है इस प्रकार से। तो स्नेहादिर वृद्धि मापनोति, वात के जो विपरीत गुण इस प्रकार के है, विशेषतः स्नेह, गुरुत्व, ये दो। उष्ण तो वात का विरुद्ध है, लेकिन जैसे कि आमवात में रूक्ष स्वेदो विधातव्य वालों का पट्टल तथा, तो रूक्ष और उष्ण कॉम्बिनेशन उनको अच्छा होता है, सूट होता है, लेकिन स्निग्ध उष्ण ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं। तो शुरू की अवस्था में जब ये सामावस्था, सामवायु इस प्रकार का है, तो स्नेह से वृद्धि हो जाती है। तो एक बात ये अहम है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज रहती है। एक तो स्नेह अगर कम है और वायु ज्यादा बलवान है, विराम है, तो भी, अगर स्नेह कम है और वायु ज्यादा बलवान है, तो विरुद्ध गुण संयोग से अल्पम ही चाहिए, ये भी पॉसिबल है। विरुद्ध गुणों का संयोग होने पर जो ज्यादा है वो कम वाले को जीत लेता है। तो उस स्थिति में वायु का जय हो जाता है, और स्नेह करने से भी वात की वृद्धि होती है। तो उसमें तैलम वातम जयते सततम अभ्यस्यमानम, अगर आप सातत्य से उसका प्रयोग करते रहेंगे, तैल का प्रयोग करते रहेंगे, तो वात के ऊपर काबू पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। ये एक बात होती है। और दूसरी चीज, अगर साम वायु है तो स्नेहन से बढ़ता है, उसमें रूक्षण ही चाहिए। और चाहे तो आप रूक्ष स्वेद वालों का पट्टी से दे सकते हैं, तो उससे काफी राहत मिल जाती है, तुरंत आराम होता है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि सामवायु है इसलिए बढ़ गया, या फिर निराम है फिर भी स्नेह कम हुआ इसलिए बढ़ गया। निराम है, स्नेहन कम पड़ा इसलिए बढ़ गया, तो स्नेहन ही करना ज्यादा उचित है। अभी केरल की जो खासियत है कि वायु को ही प्रधान मानकर वायु की ही चिकित्सा मूल रूप से करते रहते हैं। तो उसमें वातव व्याधि के पेशेंट्स बहुत रहते हैं, उनके पास भीड़ रहती है और वेटिंग भी रहता है। तो उसमें ऐसा होता है कि सामावस्था और निरामावस्था, इन दोनों को देखकर
कौन सा उपक्रम करना है ये डिसाइड होता है। तो ज्यादातर मरीजों में सामावस्था रहती ही है। तो उनके से किसी या रुक्ष स्वेद इस प्रकार के या जंभीर पिंड स्वेद वगैरह वगैरह इस प्रकार से या पत्र पुट्टल, ये सभी सामावस्था में करने योग्य इस प्रकार के हैं। इसमें अर्थात द्रव्यों का चयन भी निर्धार पूर्वक होना चाहिए, एक सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन ऐसा सामावस्था में करेंगे, चूर्ण पिंड करेंगे या फिर किसी करेंगे या फिर पत्र पुट्टली करेंगे, कोट्टन चुक्के तेल का प्रयोग करेंगे, तो सामावस्था में काफी लाभ इस प्रकार का होता है। अगर निरामावस्था है तो बिजुचिल सबसे अच्छा ऑप्शन है, या पिंड स्वेद ये अच्छा ऑप्शन इस प्रकार का है, अवगाह है। तो सामावस्था को और निरामावस्था को देखकर क्या करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इसमें गंधर्वस्थादि कषाय का या तेल का प्रयोग भीतर करते रहते हैं, ताकि जो दोष स्नेहन स्वेदन से कोष्ठ में आएंगे वो निकल जाएंगे विरेचन के बाहर। और फिर ये शाखा कोष्ठ गति का भी ध्यान रखना है। वृद्धाभिषंदनात् आकाश हो जाता है, धान्यामल यूज वाइडली। हाँ, तो कांजी धारा जो है वो भी काफी प्रचलन में इसके बारे में है, और मैंने भी आमवात में पर्टिकुलरली कांजी धारा का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, और 1-2 दिन में ही पेशेंट को राहत हो जाती है। करीबन 90-95% पेन कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है। तो इस प्रकार की सामवायु की अवस्था में लंघन पाचन रूक्षण इस प्रकार के सब तरीके अपनाने हैं। जब आम का पचन हो जाएगा, हाँ, और निराम अवस्था आएगी, तो आपको अवगाह धारा वगैरह वगैरह पिंड स्वेद वगैरह वगैरह ये सब करने हैं। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि सामावस्था है या निरामावस्था है, और उस अवस्था के अनुसार ही चिकित्सा करनी है। अगर सामावस्था में स्नेहन दे देंगे तो नौबत आ जाएगी और डिसीज बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा। तो निरामो विशदो रूक्षो निर्विरोध वेदना विपरीत गुणे शांति स्निग्धेर्याति विशेषता। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखनी है कि निराम वायु है और स्नेहन कम पड़ गया तो भी दोष की वृद्धि होती है। इसलिए विवास्तान अध्याय 1 में षट्वम रसानाम निर्दिश्यते रसानाम तृतीयम च दोषाणाम वगैरह वगैरह जो बातें कही गई है, उसमें सततम अभ्यस्यमानम ये सदैव लिखा गया है कि अगर वात के गुणों के विपरीत गुणों का सतत सेवन इस प्रकार का किया जाए, तो फिर वात का शमन होगा। अगर थोड़ा देर किया, छोड़ दिया वगैरह वगैरह, कम मात्रा में किया, तो उसका फायदा नहीं है। मसाज के बारे में भी केरल की ट्रेडिशन और महाराष्ट्र की ट्रेडिशन में काफी अंतर है। वहाँ तेल का खूब ज्यादा प्रयोग होता है, ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है, और सिंपल स्ट्रोक्स सिर्फ करते रहते हैं। महाराष्ट्र में जो मसाज का प्रचलन है उसमें तेल का प्रयोग कम है, लेकिन मैनिपुलेशंस ज्यादा है। तो मैनिपुलेशंस करने से पीड़न है, विशिष्ट दिशा में अभ्यंग करना है वगैरह वगैरह, तो इससे एक अलग फायदा इस प्रकार का होता है। स्नेह की मात्रा कम लगती है और रिलीफ फिर भी ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा बेहतर है केवल धारा इस प्रकार से करते रहने से और सिंपल स्ट्रोक करते रहने से।
इनका अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, हाँ, कि महाराष्ट्र से थोड़ा बेटर क्वांटिटी ऑफ ऑयल का प्रयोग करें, लेकिन वो सभी ऑयल एब्सॉर्ब हो जाए, इस प्रकार का मैनिपुलेशन करते रहे, हाँ, हाँ, तो वात क्या शमन भली भांति इस प्रकार का होगा, और फिर अच्छी सुख की अनुभूति इस प्रकार की हो जाएगी। तो निरामो विशदो वृक्षो निर्विबंधोल्प वेदना, उसमें विबंध नहीं है, वेदना कम है, वृक्ष है। विपरीत गुण शांति, और विपरीत गुण से उसकी शांति हो जाती है। स्निग्धैर याति विशेषता, विशेषता स्नेह से उसकी शांति अच्छी तरीके से होती है। तो वात रूक्ष लघु शीत इन गुणों का है, और स्निग्ध गुरु उष्ण इन गुणों का तिलत है, या बाकी इस प्रकार के द्रव्य रसों वगैरह, ये वात के हिसाब से बहुत अच्छे है। और अगर निराम अवस्था है तो इन सभी का भलीभांति प्रयोग करने से काफी अच्छा इस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। दुर्गंधम हरितम शावम पित्तम अम्लम स्थिरं गुरु अम्लिका कंठ रुद्दाह करम सामम विदिर्दिश। जो दुर्गंधी है, हरित है, ये कुछ कुछ मरीजों में खास करके जब केमोथेरेपी चालू रहती है तो हरित पित्त दिखाई देता है। तो ये सामावस्था है, ये समझ लेना जरूरी है। और दुर्गंध होता है। शावम पित्तम अम्लम स्थिरं गुरु, हाँ, अम्लरसात्मक स्थिर, और गुरु ये पित्त के विपरीत गुण का है। अम्लिका कंठ रुद्धाह करम, और खट्टापन और दाह कंठ में, ये साम पित्त इस प्रकार का समझाया जाएगा। अम्ल पित्त में यह अवस्था आती है, और सरदर्द बहुत रहता है, और फिर उल्टी हो जाती है, और पित्त अम्ल सर्दी होने के बाद सब लक्षण शांत हो जाते हैं। उसमें दुर्गंध भी रहता है, अजीर्ण का गंध आता रहता है, और उल्टी हो जाने के बाद तुरंत राहत इस प्रकार की मिलती है। आताम्रम पित्तमत्युष्णम रसे कटुकम अस्थिरम, तो किंचित ताम्र वर्ण का इस प्रकार का, अत्युष्ण रसे कटुकम, कटुरसात्मक, अस्थिरम, और एक जगह रुकने वाला नहीं, पक्वम विगंधम विज्ञेय, और ये पक्व पित्त का लक्षण है। विगंध होता है रुचिपक्तु बलप्रद, रुचि देने वाला, और अग्नि को बल देने वाला, पक्तु बदल प्रदम। तो निराम पित्त अगर है तो ये इस प्रकार के लक्षण दिखेंगे। अभी लंघन है क्षयन नीते दोषे संदुक्षिते नले स्वास्थ्य शुद्ध बलम ओजश्च जायते। ये जो ज्वर चिकित्सा में लंघन के बारे में सूत्र आया है, उसके बारे में फणसरकर जी का ये कहना था कि शुरू में साम दोषों पर आक्रमण होता है, उसका पचन होता है, और फिर आम अगर निकल गया तो भी दोष ज्यादा मात्रा में बढ़े इस प्रकार के हो सकते हैं, तो फिर उनका पचन भी लंघन से होता है। सो आहारम पचित शिखी दोषान आहार वर्जित पचित, तो पहले वो आहार का पचन करता है, अगर आहार वर्जित है तो दोषों का पचन इस प्रकार का करता है। तो लंघन से ही दोष भी क्षीण इस प्रकार के हो जाते हैं, नॉर्मल इस प्रकार के हो जाते हैं। तो शुरू में सामवृत्त के लक्षण और फिर निरामवृत्त के लक्षण ये दिख सकते हैं। आविलस्तंतुलस्त्यानः कंठदेशेव तिष्ठते सामो वलासो दुर्गंध शुद्धोद्गार विघातक। सो आविल गढ़ूल इस प्रकार, जैसे आविल मूत्र का स्वच्छ न दिखने वाला तंतुल, सो इसमें तार इस प्रकार के आती है, तंतुल होता है। स्त्यानः स्टिकी होता है, बहुत चिपकने वाला। कंठदेशीय अवदिष्ट, ये कंठदेश में स्थित रहता है, जो साम कफ इस प्रकार का है।
सामो बला सह दुर्गंध, और ये दुर्गंधी होता है क्षुद्उद्गार विघात, क्षुधा उद्गार इन दोनों का विघात करने वाला। ओरल कैंसर्स में ये काफी देखा जाता है, एक तो मुंह खुलता नहीं है पूरी तरीके से, हाँ, और फिर वायु का जो संचार होना है वो नहीं होता है, जो भी गंडूशे या कवल करने हैं वो भी अच्छी तरीके से होते नहीं है, और फंगेशन शुरू हो जाता है अंदर, और फिर ये बांस आने लगती है, वो मरीज को खुद को भी तकलीफ देने वाली होती है और बाकी लोगों को भी तकलीफ देने वाली होती है। सामुपित्तमध्ये कोणत्या रसात्मक द्रव्यांचा विचार करावा? तिक्तरस ही है वास्तव में। इसमें तिक्तरस क्यों निर्माण होता है ये एक अलग अजीब चीज है। यहाँ पे तिक्तरस के बारे में दुर्गंधमृतं श्यामं पित्तम अम्लं स्थिरं गुरु अम्लिकाकण्ठः करम सामुपिल्य आताम्रम पीतमत्युष्णं रसकटकम्। तो तिक्तास्यता ये लक्षण पित्त की वृद्धि का लक्षण इस प्रकार का है। तो ये लक्षण कैसे निर्माण होता है इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये शरीर की प्रवृत्ति है कि शरीर खुद बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो पित्त बढ़ गया है तो उसका शमन करने के लिए तिक्तरस निर्माण करे तो वो पित्त का शमन करेगा। जैसे डायबिटीज में देखा जाता है कि स्ट्रेस ज्यादा है और शरीर में शुगर की जरूरत है, तो शरीर शुगर बनाना शुरू कर दे, जो भी अवेलेबल है उससे शुगर बनाना शुरू कर दे। तो अभी शुगर बढ़ गई है, इसलिए वो स्ट्रेस कम करने के बजाय हम शुगर कम करने की दवा देंगे तो रिबाउंड रिएक्शन इस प्रकार की हो जाती है। तो उसमें मूल कारण उसका जो है स्ट्रेस कम करना, यही अहम है। शर्करा बिल्कुल नहीं लेना या अपतर्पण करते रहना ये खिलाफ होगा, और उससे लक्षण बढ़ेंगे, रोग बढ़ेगा इस प्रकार से। तो लक्षण जो है वो एक तरीके से शरीर को ठीक करने का प्रयास है, रोग भी एक तरीके से शरीर को ठीक करने का, स्वास्थ्य की तरफ ले जाने का प्रयास है। ये हमें भली भांति समझ लेना। जैसे कि ज्वर में शरीर तप्त तो हो जाता है तो पाचन प्रक्रिया होती है, और फिर निरामावस्था इस प्रकार से आ सकती है। तो एंटीपायरेटिक्स देके बुखार को उतार देना, ये गलत चिकित्सा इस प्रकार की है। स्वेदन अगर उसमें हो जाए, अनग्नि स्वेद इस तरीके से हो, सही सही हो, तो भी ठीक है। लेकिन केवल पसीना होकर सभी शरीर ठंडा हो जाए इस प्रकार से, तो जो पाचन के लिए उष्णता चाहिए वो नहीं रहेगी, फिर से दोष बढ़ेंगे, फिर से ज्वर आ जाएगा। ये सिलसिला काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो सामपित्त में तिक्त रसात्मक द्रव्यों का ही प्रयोग करना उचित है। कषाय रस का निषेध तो बताया गया है कि यस्तु कषाय कषाय सत्सवर्ग स्तवण ज्वरे, कषाय रसात्मक जो कषाय है न तो कल्पना उद्देश्य कषाय प्रतिषिद्ध है। कषाय कल्पना के हिसाब से निषिद्ध नहीं है, किंतु कषाय रस का कषाय निषिद्ध इस प्रकार का है कि वो स्रोतोरत करता है। तो तिक्त रस ही बाकी रहता है पाचन करने के हिसाब से, तो उसी का प्रयोग कर सकते हैं। फेनेवान पिंडत पांडुर निस्सारो गंध एवच पक्वस्य एव विज्ञेयः छेदवान वक्त शुद्धिकृत। अगर फेन से युक्त है, पिंडित है, पांडु वर्ण का है, निस्सार जैसे कुछ इसमें सार भाग है ही नहीं, अगंध एवच और गंध रहित है, पक्वस्य विज्ञेयः वो पक्व जानना चाहिए, छेदवान वक्त शुद्धि और छेद करने वाला, मुख की शुद्धि करने वाला इस प्रकार का छेद से युक्त और मुख
की शुद्धि करने वाला। तो ये जो तंतुलत्व होता है, स्त्यानत्व होता है, इसके विपरीत छेदवान इस प्रकार का है जिसको तोड़ा जा सकता है। ये तंतुलत्व उसका कम हो जाता है, स्त्यानत्व कम हो जाता है इस प्रकार से। और मुझे याद नहीं है, दूसरा भी मेरा कुछ कंठस्थ है जिसमें लवण रस निर्माण होना, ये पक्व कफ का लक्षण इस प्रकार का है। मुझे पंक्ति याद नहीं आया है कोई। हाँ, कुछ है? हाँ हाँ, विदग्धा लवणः आणि कफ कपस। अच्छा, तो सुश्रुत में है लक्षण। अभी मुझे कंठस्थीकरण याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये साम दोषों के बारे में लक्षण बताए गए हैं, साम धातुओं के बारे में लक्षण नहीं बताइए। धातुओं में स्थित साम दोष के बारे में जिक्र हो सकता है, लेकिन फिर वहां साम दोष का ही विचार होता है, लेकिन वो धातु में स्थित है। जैसे कि रास्तामृता महादारो नागरेन्द्र श्रुतम, सप्तधातुगते वाते सामे सर्वांगजे। तो सप्तधातुगत साम वायु सर्वांगज है, तो उसके लिए देना है इस प्रकार से। लेकिन जब धातु ही अपक्व बनते हैं तो बड़ी मुसीबत इस प्रकार की होती है, जो कैंसर जैसे विकारों में हम देखते हैं। अस्य च प्रयोजन सामे पाचनम निरामे शमन में। तो इसका प्रयोजन साम दोष में पाचन करना है, निराम दोष में शमन इस प्रकार का करना है। तो ये एक अहम मुद्दा है, आम होना या न होना, कहाँ होना, वगैरह वगैरह इस प्रकार के। और फिर उसके आधार पर चिकित्सा में काफी परिवर्तन हाँ होता रहता है। विशेषतः आमवाद जैसे विकारों में जब तक आम का पचन नहीं होता तब तक वायु की चिकित्सा हम नहीं कर सकते। ये सबसे अहम मुद्दा वहां पे है। व्यायाम पाचन करणारा सांगितले आहे, सामयमध्ये व्यायाम करावा का? व्यायामामुळे प्राकृत वायू निर्माण। व्यायाम पाचन करने वाला है ऐसा देखना पड़ेगा। सामवायु में तो नहीं करना है व्यायाम, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि इसमें दोष व्यायाम और दोष पर संख्या संख्या करना तभी ये दोष कोष्ठ से शाखाओं में चले जाते हैं। और साम दोष अगर है तो वो ज्यादा तकलीफ इस प्रकार से देते हैं। वास्तव में व्यायाम लंघन का एक प्रकार है, और उसके जरिए पाचन इस प्रकार का होता रहेगा। लेकिन ये व्यायाम करना है वो खाली पेट ही करना है, ये सबसे अहम। निगम मुक्त वो तो यन्नम व्यायामम कुर्वतस्तथा, ये आमवाद का हेतु बताया गया है। तो खाली पेट अगर व्यायाम करेंगे तो उससे पाचन होगा, और दोष कोष्ठ से शाखाओं में जाएंगे, उसमें तो व्यायाम ये बताया बात बताई गई है। लेकिन फिर से कोष्ठ में इस प्रकार के आएंगे, ये इसमें अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और फिर दोषों का शमन, खास करके कफ दोष का शमन व्यायाम से होता है। व्यायाम से वातवृद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है, और ये प्राकृतिक वातवृद्धि ऐसे ही कहनी चाहिए। अगर आप शक्ति के अनुसार व्यायाम कर रहे हैं और प्रॉपरली सभी जो चीजें देखनी है वो करनी करके कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। साम पित्त साम कफ, साम पित्त के लिए स्पेसिफिक व्यायाम आया है क्या? ऐसा तो नहीं है, व्यायाम ये प्रधान चिकित्सा नहीं है, लंघन यही प्रधान चिकित्सा है। लंघन का एक हिस्सा व्यायाम
बन सकता है जिसको किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में सामे पाचनम, पाचन यही चिकित्सा प्रधान इस प्रकार की है। तो पाचन में द्रव्यों का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि साम ज्वर है, साम अतिसार है, तो द्रव्य अलग अलग है, चिकित्सा के द्रव्य अलग अलग इस प्रकार के। तो साम पित्त साम कफ दोनों के हिसाब से तिक्त रस अच्छा है। साम कफ के लिए हम कटु रस के बारे में सोच सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन साम पित्त है तो फिर कटु रस का भी प्रयोग नहीं होता। लेकिन व्यायाम इस प्रकार से करना है ये नहीं रहेगा। अभी जो कॉमन हेतु दिखाई देता है कि हम भागदौड़ करते रहते हैं, सुबह जल्दी कैसे तो खाना खा के ब्रेकफास्ट करके काम के लिए निकलना है। और बहुत सारे लोगों में यानायाम इस प्रकार का हो जाता है कि बस से हो, स्कूटर से हो, कार से हो, किसी न किसी तरीके से यान चलाकर ऑफिस पहुंचना है इस प्रकार से। तो भुक्त्वा राजवद आसीत, ये महाप्रकाश वगैरह ग्रंथ में भी लिखा है कि खाना खाने के बाद राजा जैसे बैठे, ताकि वो अन्न पचन अच्छे तरीके से होना आरंभ हो। और तुरंत भाग दौड़ तो नहीं करनी चाहिए इस प्रकार से। लेकिन ये अभी रूटीन है, इस प्रकार की भाग दौड़। टेंशन्स भी रहते हैं उसमें कि मस्टर या फिर थंब इम्प्रेशन करना है, और उसमें अगर देरी हो जाएगी तो लेट मार्क होगा, 3 लेट मार्क हो जाएंगे तो एक दिन की लीव पकड़ी जाएगी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उससे वचन बिगड़ता है, ये भी एक बात ध्यान में रखनी इस प्रकार की है। लेकिन ये अभी के लाइफस्टाइल का नतीजा है। पुराने जमाने में भी राजा सेवक वगैरह जो है उनके लिए ये तो करना ही पड़ता है। क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, इन तीनों के लिए 3 अलग अलग रीजंस बताए हैं। वैश्य जो है वो व्यापार करने वाला इस प्रकार का है, तो वो लालच में, पैसे के लालच में अ, ये जो खाना पीना समय पे करना, वेलावरोध नहीं करना, ये नहीं करता है। उसी प्रकार श्रोत्रिय जो ब्राह्मण है वो भी पूजा पाठ करते रहते हैं, और फिर समय होने पर खाना है, समय होने पर मलमूत्र विसर्जन करना है, ये भूल जाते हैं। तो ये सभी रोग के कारण बन जाते हैं, ये चरक में लिखा है। सस्नेहन स्वेदन के साथ गंधर्व अस्त्रादि कषाय का प्रयोग कैसे करें प्रतिदिन और किस काल में? जनरली प्रतिदिन ही दिया जाता है। और जनरली कषायों का जो है ये सुश्रुत, ये उघडणार नाही इथनं हाँ, तो इस परिस्थिति में गंधर्वस्थादि कषाय भोजन के उपरांत जनरली दिया जाता है। गंधर्वस्थादि तेल देना है तो भोजन के पहले इस प्रकार से ले सकते हैं। और पित्तम व कफ पित्तम व, पित्त या कफ पित्त अगर दर्शन देते हैं, कोष्ठ में संचित इस प्रकार के हो जाते हैं और बाहर निकलने की इच्छा करते हैं, तो उनको बाहर निकाल देना उचित है। तो इसलिए गंधर्वस्थादि कषाय, गंधर्वस्थादि तेल का प्रयोग हर दिन करते हैं। और 1-2 लूज मोशंस अगर भी हो जाएंगे तो भी ठीक है। हाउ डू वी कंसिडर फिजियोथेरेपी इन दिस कॉन्टेक्स्ट? फिजियोथेरेपी इसलिए नहीं देनी है एक्चुअली, जब ये सब सब स्नेहन स्वेदन वगैरह ये सब प्रोसेस चल रही है, तो सोच समझकर निर्णय इस प्रकार का करना है। एक तो दोनों खाली पेट ही होने हैं, फिजियोथेरेपी हो या स्नेहन स्वेदन इस प्रकार की बात हो।
और बल कैसा है क्या है ये सब देखकर हाँ उसके बारे में सोचना है। लेकिन ये व्यायाम का तरीका है, और व्यायाम के बाद अगर वात की वृद्धि होती है तो पहले फिजियोथेरेपी करें और उसके बाद में खाली पेट होते हुए स्नेहन स्वेदन करें। ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो अगर कोई शरीर का अवयव ज्यादा प्रयोग में नहीं आ रहा और मसल्स वहां के जो है वो अ, काम नहीं कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी एक तरीका है कि पर्टिकुलरली उस भाग को व्यायाम देने के लिए वो सोच सकते हैं, वो कुछ दे सकते हैं। तो इसमें फिजियोथेरेपी का प्रयोग हो सकता है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट जो है, ज्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट आयुर्वेद के खिलाफ होते हैं। उनको वहां पे पढ़ा जाता है कि ये तेल लगाना वगैरह सब फिजूल बातें है, ये नहीं करनी है, इससे बिगड़ जाता है मरीज वगैरह इस प्रकार से। तो वास्तव में ऐसा है कि अगर अवस्था हम भूल गए और अयोग्य अवस्था में स्नेह शोधन किया तो लक्षणों की वृद्धि होती है। तो ये टालेंगे और सही अवस्था में स्नेहन स्वेदन करेंगे तो स्नेहन स्वेदन से बहुत अच्छा फायदा होता है, उसमें संदेह नहीं है। विदेशों में जो आयुर्वेद फैल गया उसमें सद्य फलदायी अभ्यंग और स्वेदन यही है कि अभ्यंग कर लिया, स्वेदन कर लिया, तुरंत आराम हो गया। चाहे पीठ का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इसलिए ये काफी प्रचलन में इस प्रकार का है। और सिर्फ वही आयुर्वेद है ऐसा भी लोग समझने लगे। तो आयुर्वेद काफी व्यापक है, ये इसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन ये सद्य फलदायी होने के कारण ज्यादा पॉपुलर इस प्रकार का हो गया। अभी भी मैं मानता हूं कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भारत में कैसे करने का है, विदेशों में कैसे करने का है, उसके बारे में सोच समझकर निर्णय करना है। तो विदेशों में ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, मेडिकल काउंसिल्स के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चाहे अभंग करे, धारा करे, शिरोधारा करे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी एक बात सावधानी रखनी है कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई और कुछ तकलीफ हुई मरीज को, तो डायरेक्ट आपके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं और ये काफी महंगा हो सकता है। तो सजग रहना है और अवस्थाएं देखकर करना है, ये सबसे अहम इस प्रकार की बात। दूसरा हम कर सकते हैं, परहेज के बारे में बता सकते हैं कि ये मत खाओ, ये खाओ इस प्रकार से। तीसरा हम बता सकते हैं कि हर्बल टीज का प्रयोग कर सकते हैं, या अस्वारिष्ट के बारे में बता सकते हैं, और योग कर सकते हैं उसके साथ में। तो इन सभी के लिए एलोपैथिक के जो मेडिकल काउंसिल्स है उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, ये हम कर सकते हैं। इसीलिए तो योग फैल गया कि योग में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके ऊपर पाबंदी ला सके। तो 192 कंट्रीज, 192 देशों में अभी योग प्रचलन में है। तो ये एक तरीका इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन जब तक हम क्रिटिकल केसेस, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस ठीक नहीं करेंगे तब तक आयुर्वेद को वो प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता, और वो चमत्कार होने के लिए आप अच्छे वैद्य होने जरूरी है, अच्छी दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए और उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो अभी इसके बारे में अगर ज्यादा गंभीर मरीज नहीं है तो उसको भारत में बुलाए, भारत में चिकित्सा दे दे और वापस जाते समय दवाइयाँ लेके जाए। ये सबसे बेहतर तरीका है, सेफ तरीका है। अगर हो सकता है तो यहाँ से दवाइयाँ भिजवाई और कुरियर से, पोस्ट से, इस प्रकार से, और वो दवाइयाँ लेता रहे जो एडवांस केसेस वगैरह, क्रिटिकल केसेस है इसके।
लेकिन फिर भी इसमें संदेह रहता है कि ये दवा काम करेगी नहीं करेगी, कितना अच्छा जजमेंट लिया है मरीज का, क्योंकि सिर्फ वीडियो कॉल पर देखकर अगर हमें जजमेंट लेना पड़ता है इस प्रकार से, तो विदेशों के बारे में ये स्थिति हो सकती है। भारत में प्रचार प्रसार करना है तो हमें एक्यूट केसेस ही हैंडल करने हैं। चिकित्सालय हमारे पास होने चाहिए जहाँ एडमिट करने की सुविधा हो, और लाइफ थ्रेटनिंग केसेस को भी हमें ट्रीट करना है। तो ये करेंगे तभी समाज में मत परिवर्तन इस प्रकार का आएगा। वैसे बाकी सभी रोगों के लिए तो ट्रीटमेंट कर सकते ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्रॉनिक केसेस ही आयुर्वेद के पास शुरू में आते थे, अभी ये पिक्चर काफी बदल गया है और एक्यूट केसेस भी आते रहते हैं। तो उन सभी को भलीभांति ट्रीट करना ये एक आवश्यक चीज रहेगी। और इसमें भी सब्जेक्ट फलदायी मसाज वगैरह तो चीजें सब्जेक्ट फलदायी है ही, भारत में भी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी जो स्पा का प्रचलन बढ़ रहा है, ये वास्तव में रोगों की चिकित्सा नहीं है, केवल एक सुख की अनुभूति देने वाला प्रयोग है। जिनके पास पैसे है वो स्पा में जाकर रिलैक्सेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके जरिए भी आयुर्वेद पॉपुलर हो गया, ये भी अच्छी इस प्रकार की बात है। हाँ। तो वास्तव में स्वस्थ वृत्त के बारे में जिक्र होना है, और बहुत सारी उसमें बातें हैं स्वस्थ वृत्त में, बहुत सारे निर्बंध है। उन सभी को छोड़कर सिर्फ धारा करो, शिरोधारा करो, रिलैक्स हो जाओ, खाना हमने खाओ, अच्छा लगेगा। ये जो अभी चल रहा है स्पा ट्रीटमेंट का, उससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला जब तक हम मरीजों को ट्रीट नहीं करते और गंभीर रोगियों को नहीं ट्रीट करते। तब तक आयुर्वेद के बारे में जो मत का प्रचलन है वो कम नहीं होगा। एलोपैथी में दो चीजें इसके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो टेक्नोलॉजी है, एक्सरे से लेकर पेट स्कैन तक टेक्नोलॉजी है, और उसके जरिए मेस्मराइज कर सकते हैं, या फिर पैथोलॉजी में काफी तरक्की हो गई है और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते रहते हैं। तो इसके जरिए वो लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। दूसरी चीज जो उसमें है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ वाली दवा है, चाहे एनाल्जेसिक्स हो, स्टीरॉइड्स हो, हार्मोन्स हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और तीसरी जो चीज इसमें है वो मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम। सर्जरी जो अभी हो रही है कि प्रॉब्लम्स से छुटकारा जल्दी मिल सकता है मैकेनिकल मीन्स से। तो इन तीनों कारणों के जरिए एलोपैथी पूरे विश्व भर में फैल गई है और प्रथम पसंदी का वैद्य इस प्रकार का। अग्निकर्म विद्याकर्माने पण छान रिजल्ट्स मिळतात, इंस्टेंट रिजल्ट सही है, ज्यादा टिकने वाले नहीं है, लेकिन ठीक है, इसका जरूर प्रयोग करेंगे, लेकिन सिर्फ यही करते रहना ये आवश्यक नहीं है या फायदेमंद नहीं है। अभी राघव गोप्टे सर के बहुत सारे छात्र हैं जो अग्निकर्म विद्याकर्म करते रहते हैं, तुरंत फलदायी होती है, लेकिन उसके साथ में केस टेकिंग लेना और पथ्य पत्ते के बारे में सोचना, औषधि योजना करना, ये सभी करना भी आवश्यक है। सिर्फ ये विद्या और ये करते रहेंगे तो टेम्पररी रिजल्ट्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा, लेकिन मूल रूप से रोग जाएगा नहीं। तो ये बात रखनी चाहिए। लवणास्यथा शोणितजाः रोगाः 24 कफज्वर लक्षण मानी 1 12 13 रक्तजनात्मक व्याध शारंग। काही वेळेला सर्दीमध्ये पोस्ट नेझल ड्रीपमध्ये कफस्राव लवणयुक्त असतो, तेव्हा रक्तदृष्टी समजावी की कफदृष्टीचे सामर्थ्य कफाचे। तो अच्छा हुआ तुमने ये सभी रेफरेंसेस सामने रखे। तो
मरीज को देखकर ही निर्णय करना है। नेजल ड्रिप में प्रायः लवणास्यता है, तो मैं पक्व कफ का लक्षण समझता हूँ ज्यादातर। और रक्त दृष्टि के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि रक्त दृष्टि अगर है तो किस प्रकार से करेंगे। और कफज वाला लक्षण ये प्रायः सामता से जुड़ा इस प्रकार का रहेगा, नहीं तो लवणास्यता ये सुश्रुत के अनुसार निरामक कफ का लक्षण इस प्रकार का है। तो पोस्ट नेजल ड्रिप ये जो बताते हैं, तो ये पक्वावस्था ही ज्यादातर होती है, क्योंकि कफ जब पक्व हो जाता है तो निकलने लगता है वहां से। तो इसमें नस्य का बहुत अच्छा फायदा होता है, जो भी कफ है वो निकल जाए नस्य के द्वारा, तो फिर राहत जल्दी मिलती है। हाँ। कफस्राव लवणरसयुक्त तेव्हा रक्तदृष्टीसह कफदृष्टी सामकफाचे झालं। धातुपाक लक्षण टोल्ड इन भाव प्रकाश ज्वर चिकित्सा कैन वी कंसिडर देम और साम धातु। पाक के लक्षण है वो साम धातु के नहीं है, वो पक्वावस्था की तरफ जाने वाले प्रकार के हैं। लेकिन धातु पाक अच्छा नहीं बताया जाता, ज्यादातर धातु पाक टालने की ही कोशिश करनी है। सेप्टिसिमिया के पेशेंट दिखते हैं जो धातु पाक से मिलते हैं, या फिर आभ्यंतर विसर में धातु पाक के लक्षण मिलते हैं। तो ये समझना भी काफी मुश्किल होता है कि धातु पाक किस प्रकार का हो रहा है। और फिर वो पाक टालने के लिए जरूर प्रयास करने हैं, क्योंकि ये जीवित धातु संशय, धातु पाक होकर धातु नष्ट हो गए तो जीवित का नाश होने की संभावना इस प्रकार की होती है। हमारी एक छात्र थी, आज शायद मौजूद भी होगी, तो टाइफाइड हुआ था उसको, और कोलटकर सर की चिकित्सा चल रही थी। और फिर धातु पाक अवस्था उसको, और फिर सर ने मौक्तिक भस्म का प्रयोग किया था और वो बच गई। उस समय टेम्परेचर 104 105 इस प्रकार का हाई ग्रेड टेम्परेचर था। उसके बाद में उसका वर्ण पूरा अपरिवर्तित हो गया, वो काली हो गई, वो वैसे ही रही आगे। पहले वो गौरवर्ण थी, अब मैंने तो उसका काफी देखा है, गौरवर्ण देखा नहीं है उसका, लेकिन ये प्राकृत वर्ण नहीं था, ये ज्वर के बाद हुआ है। और संधिपात ज्वर में इस प्रकार का वैवर्ण निर्माण होता है, ऐसा वर्णन है। तो संधिपात ज्वरस्य अन्ते कर्णमूले सुधारणा शोकस्य जायते तेन वो अलग है, एक वैवर्ण के बारे में भी सूत्र है। लेकिन उस समय में जो धातु पाकावस्था निर्माण हुई थी, और पेट में काफी दर्द हो रहा था, जलन हो रही थी, और परफोरेशन ये एक कॉम्प्लिकेशन है टाइफाइड का। अभी तो टाइफाइड के मरीज दिखते ही नहीं है इतने, तो ये पॉसिबिलिटी पेरिटोनाइटिस, परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस ये कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना थी। लेकिन कोलटकर सर ने उस समय मौखिक भस्म का प्रयोग किया और वो अवस्था टल गई, और फिर बुखार भी उतर गया, वो ठीक हो गई। तो पहले जमाने में ये टाइफाइड जैसी बीमारियां 21 दिन 42 दिन ऐसी चलती रहती। और फंचरकर सर के पास एक केस थी, 42 दिन के बाद बुखार उतरा, और फिर उसने स्नान किया, शक्ति नहीं थी तो भी स्नान किया, तो स्नान होने के बाद ज्वर फिर से बढ़ गया, उलट गया। तो 84 दिन तक चला, और काफी आसक्ति हो गई, वजन कम हो गया, और कुतुमिया उसका नाम था, मुस्लिम पेशेंट था, और यंग था काफी, 19-20 बरस का था। तो फंसलकर ने कहा कि आप किसी डॉक्टर को दिखाइए और उसकी ट्रीटमेंट करिए। हाँ। तो बोले नहीं नहीं, अगर मृत्यु भी होती है तो भी ठीक है, लेकिन आपके हाथ से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो फंसलकर ने उस समय लक्ष्मी विलास गुटी इसका प्रयोग
बहुत दिनों तक किया, जिससे बल उसका टिका रहा। और सुवर्ण सूचकर, ये दो दवाइयां, लक्ष्मी विलास गुट्टी और सुवर्ण सूचकर, इन दोनों दवाइयों के जरिए वो बच गया और सुधर गया। बस 24 डेज के बाद बुखार उतर गया। तो ये काफी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की होती है। टाइफाइड के मैंने बहुत ही कम मरीज इस प्रकार से देखे हैं, जो पहले जमाने में ऐसे बहुत सारे दिनों तक चलते रहते थे। और मलों की शुद्धि होती है नहीं होती है, उसके आधार पर ये कितने दिन टिकने वाला है, दुरुस्त होने वाला है या नहीं है, वगैरह वगैरह बातें। एषा त्रिदोष मर्यादा मोक्षाय च वधाय च, मृत्यु भी हो सकती थी इस प्रकार से। तो इन सभी बातों में सभी केसेस के बारे में जिक्र करना पड़ेगा। तो वैसे भाव प्रकाश में 39 भेद बताए हैं संधिपात ज्वर के। हाँ, तो ये भी काफी है, 39 ये भी काफी बड़ी संख्या है। उन सभी के लिए काढ़े भी बताए हैं, ये भी अलग चीज है। तो इसमें धातुपाक अगर हो जाता है तो कठिन परिस्थिति होती है, और ये अभी इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये भीतर होने वाले जो चेंजेस है इस प्रकार के, उसको हम कैसे समझे, ये भी एक अहम मुद्दा है। और वैसे वो कम लोगों में दिखाई देता है, ज्यादातर लोगों में सामदोष धातु में स्थित है, यही ज्यादातर कंडीशन होती है। धातुओं में इस प्रकार से आम है उसका पचन होने लगा और धातुपाक की अवस्था आ गई, ऐसे बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन चंद केसेस मैंने सेप्टिसिमिया के देखे हैं, चंद केसेस जिनके बारे में अभ्यंतर विसर्प कहा जा सके इस प्रकार से भी देखे हैं। तो हाँ, ये मुश्किल होता है और बहुत सजग रह के चिकित्सा करनी पड़ती है। तो बल कैसा है, शारीरिक बल और मानसिक बल कैसा है, इसके ऊपर भी बहुत बातें निर्भर होती है। अगर शारीरिक बल मानसिक बल अच्छा है तो इस अवस्था से भी उभर आते हैं, लेकिन शारीरिक बल मानसिक बल अच्छा नहीं है तो दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो सकती है। और दूसरा, अग्निदग्ध मरीज में ये काफी हाँ, मुश्किल इस प्रकार का होता है। बर्न के केसेस में मैंने ज्यादा नहीं देखे हैं, लेकिन कितने परसेंट बर्न है, यहाँ तो सीधा धातुपाक होता है, तो इसमें सेप्टिसिमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और जब तक हम बहुत मरीज नहीं देखेंगे तब तक इसके बारे में अनुमान लगाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। Commonly people take allopathic treatment for typhoid, afterwards for other conditions they come to us. How do we consider it while case taking? पूर्वोत्पन्न व्याधि के बारे में सोचना है, हमारे यहाँ केस टेकिंग में एक मुद्दा रहता है कि पूर्व व्याधि क्या है। तो उसमें अगर पता चलता है कि टाइफाइड हो गया था और उसके एलोपैथी की ट्रीटमेंट करी है, तो संभवतः उसके उससे कुछ वैगुण्य रह जाता है, और फिर उस वैगुण्य को ट्रीट करना ये जरूरी है। उपद्रव के बारे में आगे हम सोचेंगे। सतन्मूल मूल एवं उपद्रव संज्ञा, तन्मूलम व्याधे मूलम तन्मूलम यस्य। तो उस व्याधि का दो दोष रूप मूल है, उससे उपद्रव का आरंभ होता है। और इसलिए मूलभूत दोषों को पुरोहित लब्ध पदश्चित व्याधि रूप व्याधि उपद्रव। व्याधि का जो मूलभूत दोष है उसको अगर ग्रहण मिल जाता है, वो बढ़ जाता है, तो व्याधि उपद्रव इस प्रकार का निर्माण करता है। तो ऐसी स्थिति है तो पूर्वोत्पन्न व्याधि क्या है और उनके उपद्रव के रूप में ये हो रहा है, अभी का फिलहाल जो व्याधि है वो उसके उपद्रव में हुआ है, ये देखना चाहिए। प्रतीक्षाया अथो कासा
कासाक्षंजायते क्षयः कासवृद्ध्या भवेत् श्वासः। ये श्रृंखला किन मरीजों में दिखती है, तो उसमें मूल रूप से उस प्रतिष्ठा की चिकित्सा करनी चाहिए, ये समझ लेना है। मीजल्स स्मॉल पॉक्स के बारे में दातार गुरु जी का जो कहना था कि इनकी उष्णता रह जाती है शरीर में और फिर बहुत सारे विकार उससे होते रहते हैं, तो उनकी चिकित्सा करनी है। परिपाठाते काढ़ा मगर ये जो गिरीश या गिरिज और बुद्रुक इस प्रकार से जो दातार गुरु योजनियो, ये दातार गुरु जी उसमें प्रयोग करते रहते थे। तो अगर आपको किसी न किसी तरीके से पूर्वोत्पन्न व्याधियों के बारे में जानकारी होती है, तो इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। और फिर उनकी चिकित्सा करनी है। तेषां प्रधान प्रश्न में प्रश्न, तो मूल व्याधि की चिकित्सा होने से जो अभी का व्याधि है वो उपद्रव स्वरूप है, उसका प्रश्न हो जाता है। उसके लिए अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम मूल व्याधि को भूल जाएंगे, हाँ, और उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात हो सकती है। और डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह व्याधियों के बारे में हम समझते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ले लिया, एंटी डायबिटिक कोई दवा ले ली तो वो ठीक हो गया, कंट्रोल में आ गया। ये गलत है। वो कंट्रोल में नहीं आता है, एक्चुअली केवल सिम्टम्स कम हो जाते हैं जो पैथोलॉजी के स्वरूप में है या इस प्रकार से मेजर के स्वरूप में है। तो उस अवस्था में मूल रोग की भी चिकित्सा होनी चाहिए। जो भी मरीज दीर्घ काल एलोपैथी की दवा ले रहे हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे थायराइड हो, या और कोई पीसीओडी हो, ओबेसिटी हो, जो भी हो, तो इन सभी चिकित्साओं में, इन सभी रोगों में हमें मूल रोग की चिकित्सा करनी है और उसके बारे में सोचना है। फिर उसके उपद्रव जो है उसके बारे में सोचना है बाद में इसके। तो ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी इस प्रकार की है। All these medicine Girish Vidrum Paripatadi cannot be given in Samaवस्था। अभी प्रचलन क्या है दातार गुरु जी के यहाँ या पंचभौतिक चिकित्सा के धर्म, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वास्तव में लाइफस्टाइल के बारे में बताना और खाने पीने के लिए ध्यान देने के लिए बताना, ये सभी मरीजों के लिए आवश्यक है। और एक तरीके से सामदोष की चिकित्सा करते रहे और दूसरी तरीके से मूल रोग की चिकित्सा करते रहे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो द्रव्यों का सिलेक्शन काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो अवस्था ये क्या है और क्या करना है, ये अगर भली भांति हम समझ पाएंगे तो कैसा प्रयोग करना है, क्या करना है, इसके बारे में शायद सोच सकेंगे। ये मुद्दा रहेगा। तो ठीक है, आज यही रुकते हैं। कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। परिपाठादिक दे सकते हैं। आसव होने के कारण भी थोड़ा सा आसान है। देयर शुड नॉट बी वृक्क पीड़ना सहत्व बिफोर यूजिंग पद्मपिष्ट। ओके।
शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः